आज मैं 10वीं वर्ग के लिए भूगोल विषय में एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है मृदा संसाधन। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है क्योंकि यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। मनुष्य के सभी कार्यकलाप मिट्टी पर ही निर्भर है। तो आइए अब मैं मिट्टी के वर्गीकरण पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहला, जलोढ़ मिट्टी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कोणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो, क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। अर्थात पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। कहने का तात्पर्य है बांगर और खादर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर, ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की मिट्टी में अधिक जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ अधिक कृषि होती है, पैदावार भी अधिक होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है।
इस मिट्टी में बहुत अधिक खेती की जाती है और सघन जनसंख्या भी यहाँ पाई जाती है। भारत के अधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में जलोढ़ मिट्टियाँ ही पाई जाती है। अब इसके बाद काली मिट्टी आती है। काली मिट्टी काले रंग की होती है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी भी है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसे मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है और यह मिट्टियाँ विशेषकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मिट्टी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनकी पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब तीसरी प्रकार की मिट्टी है जिसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल संयोजन के कारण होती है, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद लेटराइट मिट्टी आती है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मिट्टी का अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ
को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद्य और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकें अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अब इसके बाद मरुस्थलीय मृदा आती है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब इसके बाद वन मृदा है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढाल पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। कहने का तात्पर्य है कि आज का विषय मृदा संसाधन है। मृदा के बारे में बहुत बताया गया। अब इस पर मैं कुछ आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं। सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? दूसरा प्रश्न है, खादर और बांगर में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती है? बस इन्हीं प्रश्नों के साथ है अब मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक बात है, खोलता हूँ।